हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के साइंस चैप्टर 9 ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। आपने प्रीवियस चैप्टर में वस्तुओं की गति के बारे में और बल को गति के कारक के रूप में पढ़ा है। हमने सीखा है कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। हम हमेशा देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वो पृथ्वी की ओर ही गिरती है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर और चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। आइजैक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस चैप्टर में हम गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में पढ़ेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे। हम पढ़ेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। द्रवों में वस्तुओं के प्लवन की शर्तों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा था। सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि अगर पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या ये चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी क्लास के सभी बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, बल्कि पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। अतः वो अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए एक्टिविटी करें। एक्टिविटी फर्स्ट, धागे का एक टुकड़ा लीजिए। इसके एक सिरे पर एक छोटा पत्थर बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को पकड़िए और पत्थर को वृत्ताकार टाइप से घुमाइए, जैसा कि यहाँ फिगर में देख रहे हैं आप। पत्थर की गति की दिशा को देखिए। अब धागे को छोड़िए, फिर से पत्थर की गति की दिशा को देखिए। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से गोल घूमकर गति कर रहा है और सभी बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। जिस बल के कारण वो त्वरण होता है और जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, वो बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। ये सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। सरल रेखा ABC वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श रेखा है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। अगर ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। ये देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? अगर ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते? गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है, इसीलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते। इसी तर्क का विस्तार ये जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
पहले की भांति तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य और ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। कई तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विश्व का सभी पिंड प्रत्येक और भी पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कई ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थी। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति और चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा फ्री फॉल। मुक्त पतन का मतलब जानने के लिए यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी गई है। एक पत्थर लीजिए, इसे ऊपर की ओर फेंकिए। ये एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है और तब नीचे गिरने लगता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है, हम कहते हैं कि वस्तु मुक्त पतन में है। क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, त्वरण कार्य करता है। ये त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है। इसीलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे g से निर्देशित करते हैं। g के मात्रक वही हैं जो त्वरण के हैं, यानी m(s-2). गति के दूसरे नियम से हमें ये पता चलता है कि बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। मान लीजिए कि पत्थर का द्रव्यमान m है। हम पहले से ही जानते हैं कि मुक्त रूप में गिरती वस्तुओं में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है और इसे g से निर्देशित करते हैं। इसीलिए गुरुत्वीय बल का परिमाण F द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि F = mg। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये समझने के लिए कि क्या सभी वस्तुएं खोखले या ठोस, बड़ी या छोटी, किसी ऊंचाई से समान दर से गिरेगी, आइए एक और एक्टिविटी करते हैं। कागज़ की एक सीट या पत्थर लीजिए, दोनों को किसी इमारत की पहली मंजिल से एक साथ गिराइए। देखिए क्या दोनों धरती पर एक साथ गिरती है? हम देखते हैं कि कागज़ धरती पर पत्थर की अपेक्षा कुछ देर से पहुंचता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। हम जानते हैं कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला ये त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका अर्थ हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। एक कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से कई वस्तुओं को गिराया था, क्योंकि पृथ्वी के निकट g का मान स्थिर है। यहाँ पर कई और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। मास, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। हमने ये भी सीखा है कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर किसी और अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। वेट, हम जानते हैं कि पृथ्वी सभी वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और ये बल वस्तु के द्रव्यमान यानी कि m और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण g पर निर्भर है।
किसी वस्तु का भार वो बल है जिससे ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है, क्योंकि वस्तु का भार एक बल है जिससे ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। भार का ऐसा मात्रक वही है जो बल का है, यानी कि न्यूटन। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसीलिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर त्वरण यानी g का मान स्थिर रहता है, इसीलिए किसी दिए गए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थान पर, चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर, उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। हमने सीखा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वो बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वो बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्या कभी आपने सोचा है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाता है? सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से भी अधिक होता है एक चेन पर क्यों टिका होता है? किसी ट्रक या बस के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं? काटने वाले औजारों की धार तेज क्यों होती है? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए, इनमें शामिल परिघटनाओं को समझने के लिए वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल की धारणा से परिचय कराना सहायक होगा। ये समझने के लिए आइए एक और एक्टिविटी या सिचुएशन देखें। सिचुएशन फर्स्ट है, किसी बुलेटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया जा रहा है। ये काम करने के लिए आपको ड्राइंग पिनों को अपने अंगूठे से दबाना होगा। इस अवस्था में आप पिन के शीर्ष के सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। ये बल बोर्ड की सतह के लंबवत लगता है। ये बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटा क्षेत्रफल पर लगता है, जैसा आप देख रहे हैं। सिचुएशन सेकंड, आप ढीले रेत पर खड़े होते हैं। आपके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं। अब रेत पर लेटिए। आप देखिएगा कि आपका शरीर रेत में पहले जितना नहीं धंसता। दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार है। आप पढ़ चुके हैं कि भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है। यहाँ बल रेत की सतह के लंबवत लग रहा है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। जब आप शिथिल रेत पर खड़े होते हैं तो बल यानी आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है। जब आप लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है, जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक होता है। प्रेशर इन फ्लूइड्स। सभी द्रव या गैसें तरल हैं। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है और वो जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार और दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचारित हो जाता है। ब्यूएंसी। क्या आप कभी किसी तालाब में तैरे हैं और आपने कुछ हल्का अनुभव किया है? क्या कभी आपने किसी कुएं से पानी खींचा है और अनुभव किया है कि जब पानी से भरी बाल्टी कुएं के पानी से बाहर आती है तो वो अधिक भारी लगती है? क्या कभी आपने सोचा है कि लोहे या स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता, लेकिन उतनी ही मात्रा का लोहा और स्टील या चादर के रूप में हो तो क्या वो डूब जाएगा? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हम एक और एक्टिविटी करते हैं। प्लास्टिक की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह को एक डॉट से बंद कर दीजिए। इसे एक पानी से भरी बाल्टी में रखिए और आप क्या देखेंगे? बोतल तैरती है।
बॉटल को पानी में ढकेलिए। आप ऊपर की ओर एक धक्का महसूस करते हैं। इसे और अधिक नीचे ढकेलने की कोशिश कीजिए। आप इसे और ढकेलिए। आप क्या अनुभव करेंगे? ये दिखाता है कि पानी बॉटल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। जैसे जैसे बॉटल का पानी में ढकेलते जाएंगे, आप पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाएगा। अब बॉटल को छोड़ दीजिए, ये उछलकर फिर से वापस आ जाएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में लगता है। इसके कारण बॉटल नीचे की दिशा में खिंचती है, लेकिन पानी बॉटल पर ऊपर की ओर बल लगाता है और बॉटल ऊपर की दिशा में ढकेली जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। जब बॉटल डुबोई जाती है तो बॉटल का पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल इसके भार से अधिक है, इसलिए छोड़ने पर यह ऊपर उठती है। Why objects float or sink when placed on the surface of water? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए फिर एक और एक्टिविटी करते हैं। पानी से भरा एक बीकर लीजिए और एक लोहे की कील लीजिए और इसे पानी की सतह पर रखिए। देखिए क्या होता है, कील डूब जाती है। कील पर लगने वाली पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है। पानी कील पर बल लगाता है और इसे ऊपर की दिशा में ढकेलता है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए बल से अधिक है, इसीलिए वो डूब जाता है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत। एक्टिविटी 1, पत्थर का टुकड़ा लीजिए और इसे एक रबर स्प्रिंग या स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू इसको अच्छे से बांध दीजिए और फिर उसके बाद से इसको होल्ड कीजिए और फिर नोट कीजिए आप क्या देखते हैं। अब पत्थर को एक बर्तन में रखे पानी में धीरे से डुबोइए, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, और फिर इसकी लंबाई की तुलना कीजिए। आप देखेंगे कि जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाते हैं, जो डोरी की लंबाई में या तुला के में वो कमी आती है। जब पत्थर पानी से पूरी तरह डूब जाता है तो उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। और फिर आप इसकी कमी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हम जानते हैं कि रबड़ की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर इन वृद्धियों में कमी आ जाती है। इसका मतलब है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है, इसके बाद रबड़ की डोरी पर लगने वाला नेट बल कम हो जाता है और इसीलिए लंबाई की वृद्धि में भी कमी आ जाती है। जैसा कि पहले ही आपने देखा है, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया वो बल उत्प्लावन बल कहलाता है। यहाँ पर आर्किमिडीज के बारे में दिया गया है। वो एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जो उन्हीं के नाम से विख्यात है। ये सिद्धांत उन्होंने ये देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर बहने लगता है। वो सड़कों पर यूरेका चिल्लाते हुए भागें, जिसका मतलब है मैंने पा लिया। इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। उनकी यांत्रिकी और ज्यामिति में किए गए कार्यों ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया।